हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली एमजे पीआरयू वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आपके लिए एक और सीरीज चल रही है जिसका नाम है टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज। ठीक है, तो टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज के अंदर भी मैंने आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के वीडियोज़ यहाँ पर कंडक्ट कराए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। और ये स्पेशल सीरीज मैंने इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि आपके एमजे पीआरयू वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका 6 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर यानी कि इवन सेमेस्टर एग्जाम्स कैसे होने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं। तो आपकी डिमांड पे मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, तो जिसके अंदर अभी तक लास्ट क्लास मैंने मैट्रिक स्पेस पे ली थी। तो लास्ट जो क्लास थी मैट्रिक स्पेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। आज सेकेंड क्लास है इस सीरीज की, तो इसके अंदर हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की एक और वीडियो आ चुकी है टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज के अंदर, ठीक है, जो कि पार्ट नंबर 1 वीडियो थी। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप सीरीज के अंदर ये पार्ट नंबर 2 वीडियो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, जिसके अंदर आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ डिटेल सोल्यूशन भी बताएंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और अधिक से अधिक हमारे इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे पूछा गया है द पॉइंट्स Z1, Z2, Z3, Z4 इन ऑर्डर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ़। अब ये बोल रहा है हमारे पास सपोज दैट एक पैरेललोग्राम है और ये पैरेललोग्राम हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाई कर रहा है। सपोज दैट ये हमारे पास Z1 वर्टिक्स है, ये हमारे पास Z2 वर्टिक्स है, ये हमारे पास Z3 है, ठीक है, और ये हमारे पास Z4 है। ठीक है, तो आपको ये बताना है ये पैरेललोग्राम होगा कब होगा, क्या कंडीशन होगी। तो सिंपल है, यहाँ पर हमारे पास Z1, Z2, Z3, Z4 चार यहाँ पर वर्टिसेस दे रखी हैं पैरेललोग्राम की। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की जो वर्टिसेस ऑर्डर में दे रखी हैं, तो ये कब हमारे पास पैरेललोग्राम की कंडीशन को शो करेंगे। तो इसके लिए कंडीशन होती है कि जो Z1 प्लस Z3 है, ठीक है, ये हमेशा इक्वल टू होना चाहिए Z2 प्लस Z4 के। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगी तभी पैरेललोग्राम होगा, अदरवाइज वो हमारे पास पैरेललोग्राम नहीं होगा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, Z1 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z4। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर एनालिटिक फंक्शन FZ एंड GZ इन अ रीजन R। तो हमको पता है जो हमारे पास यहाँ पर अलजेब्रा होती है एनालिटिक फंक्शंस की, FZ GZ अगर हमारे पास दो एनालिटिक फंक्शंस हैं तो इनका जो सम होता है FZ प्लस GZ, ये भी एनालिटिक होता है। अगर हम इनका डिफरेंस देखें FZ माइनस GZ, ये भी एनालिटिक होता है। अगर इनके प्रोडक्ट की बात करें FZ इंटू GZ, ठीक है, तो ये भी हमारे पास एनालिटिक होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें इन दोनों का डिवीजन यानी कि इनका कोएफिशिएंट, तो FZ अपॉन GZ ये एनालिटिक होगा, लेकिन कब होगा, जब हमारे पास एक कंडीशन होनी चाहिए GZ नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है ये एनालिटिक होगा ओवर द रीजन R, रियल नंबर, और 0 तो हमारे पास क्या है, 0 एक रियल नंबर है, 0 बिलोंग टू रियल नंबर। तो ये बोला कि पूरे इंटायर R रीजन पे ये एनालिटिक होगा, तो ऐसा नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर ये यहाँ पर बोल देता है एक्सक्लूडिंग 0 तब तो ये ऑप्शन सही हो जाता, अदरवाइज ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 नहीं, ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर रॉन्ग है और यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। तो FZ जो GZ है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि जैसे ये 0 हो जाएगा उस पॉइंट पे ये एनालिटिक फंक्शन सीज हो जाएगा, यानी कि उस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं रहेगा। ठीक है, तो एनालिटिक होने के लिए ध्यान देना चाहिए आपको चेक करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो जिन पॉइंट्स पे ये 0 वैल्यू देता है फंक्शन, उन पॉइंट्स को बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिंगुलर पॉइंट्स। ठीक है, तो ये सिंगुलैरिटी को हमें रिमूव करना पड़ेगा तभी एनालिटिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर W इज इक्वल टू FZ। ठीक है, तो हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन FZ है जिसको जनरली W से डिनोट करते हैं, और इसको और क्या लिख सकते हैं, U प्लस आयोटा V।
जहाँ पर u v दोनों हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन ही है एक्स वाई के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है, उसी का रिजल्ट है, लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम से डिराइव करते हैं। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू हमारे पास ये होता है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट होता है, याद होना चाहिए आपको ये, और मैंने ये पढ़ाया भी है। अगर आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रखा है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोग डिटेल में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बैच का लिंक मिल जाएगा। तो मैंने एक 6 सेमेस्टर का बैच पाठक क्लासेस पे आपके लिए स्टार्ट किया है, लॉन्च भी कर दिया है और सिलेबस कंप्लीट भी हो चुका है। तो अगर आप लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में और साथ ही साथ 6 सेमेस्टर में न्यूमेरिकल एनालिसिस है, ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च है और मैट्रिक स्पेस है, तो अगर आप पूरा इंटायर सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप हमारे सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, एनी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई possessing continuous partial derivatives of first and second order is called harmonic function if it satisfies। देखिए हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन है एक्स बाई का, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा बाई, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं हमारे पास कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव इनके फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के एग्जिस्ट कर रहे हैं, इज हार्मोनिक फंक्शन। ये हार्मोनिक फंक्शन होगा, कब होगा, तो सिंपल सी बात है, ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, लाप्लास इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो इस एफ जेड को हम क्या लिख सकते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, तो आयोटा वी तो यहाँ पर आपके पास एक थ्योरम भी होती है कि जो रियल पार्ट है इसके डेल स्क्वायर यू, ये भी लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, और डेल स्क्वायर बी, ये भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यानी कि इंटायरली जो फंक्शन एफ है ये हमारे पास लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी ये हमारे पास हार्मोनिक होगा, ये हमारे पास नेसेसरी कंडीशन होती है। तो लाप्लास इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, एनी एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस, तो ये थ्योरम ही होती है, डायरेक्ट रिजल्ट है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो एनी एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन W है, ठीक है, और ये एनालिटिक है, तो ये एनालिटिक फंक्शन W जो है ये इसका अगर कांस्टेंट मॉडुलस आ रहा है, ठीक, तो ये फंक्शन कैसा होगा, ये कांस्टेंट ही होता है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है, एनी एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या बोला है, इफ़ एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, देन द फैमिलीज ऑफ कर्व्स यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आर। तो हमारे पास अगर u कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है, v हमारे पास कांस्टेंट दे रखा है, ठीक, और कोई एनालिटिक फंक्शन है z, तो जो फैमिली ऑफ कर्व u और v हैं, तो u और v कांस्टेंट का मतलब इसको c1 मान लो, इसको c2 मान लो। तो आपको पता होना चाहिए u इक्वल टू c1 v इक्वल टू c2 है, तो ये फैमिली ऑफ कर्व हमेशा क्या होती हैं, ऑर्थोगोनल होती हैं आपस में, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, हमेशा ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो फर्स्ट ऑप्शन है, कंटिन्यूटी इज़ नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनाइट डेरिवेटिव, ठीक है। तो ऑप्शन पहला सही है, कंटिन्यूटी तो नेसेसरी कंडीशन है ही, ठीक है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने के लिए, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है। तो ये थ्योरम का ही स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है, तो ये थ्योरम आपकी बुक के अंदर दे रखा है बाई नेम, तो बाई स्टेटमेंट ये थ्योरम है पूरी, तो बिल्कुल सही है ये थ्योरम। फिर सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ़ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एट एनी पॉइंट जेड देन कॉची-रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, तो ये भी बिल्कुल सही है, अगर एनालिटिक है तो वो हमेशा कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास सही है, ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। इनमें से 2 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही है। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन एफ जेड सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, तो अभी मैंने बताया था डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू 0 और डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0, ये लाप्लास इक्वेशन रियल और इमेजिनरी पार्ट सेटिस्फाई करते हैं, ये स्टेटमेंट थ्योरम होती है।
तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में क्या है, इफ़ एफ जेड इज़ एनालिटिक इन डोमेन डी देन के जेड इज आल्सो एनालिटिक इन डी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास एफ जेड एनालिटिक है तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा देंगे तो के एफ जेड ये भी हमारे पास एनालिटिक होगा। ठीक है, तो सेकंड भी सही, पहला भी सही, यानी कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू हो जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 स्टेटमेंट बेसिस पे है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखा है, अ पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड। तो पॉलिनोमियल फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसा दिखाई पड़ता है, ये हमारे पास एफ जेड इज इक्वल टू सपोज दैट ए नॉट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस ए थ्री जेड क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा ए एन जेड की पावर एन। अगर यही अलजेब्रिक फंक्शन होता है तो जेड की जगह एक्स हो जाता है वहाँ पर, तो वहाँ पर सारे एक्स के टर्म आते हैं, यहाँ पर जेड के टर्म आएंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन जैसे अलजेब्रिक फंक्शन हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, तो इसी तरीके से यहाँ पर एनालिटिक की बात बोली गई है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमेशा एनालिटिक फंक्शन होता है ऑफ फंक्शन जेड। ठीक है, तो ये एफ जेड हमारे पास एनालिटिक होगा। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारे पास ट्रू हो गया। स्टेटमेंट 2 की बात करें, rational complex function is analytic function of Z throughout any finite domain in D complex plane where denominator does not vanish। तो ये बोल रहा हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, ये हमारे पास एफ जेड अपॉन जी जेड। ठीक, ये एक रेशनल फंक्शन है, तो जी जेड हमारे पास वैनिश नहीं होना चाहिए, यानी कि जी जेड नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सिंगुलर पॉइंट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो वैनिश ना हो, यानी कि जी जेड नॉट इक्वल टू 0, तब उस केस में ये हमारे पास क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा। तो ये जो रेशनल फंक्शन आर जेड है ये भी भाई एनालिटिक ही होता है। ठीक है, तो आर जेड भी एनालिटिक होता है थ्रू आउट द डोमेन। ठीक है, और एफ जेड भी एनालिटिक होता है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हैं। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के इस क्लास का। If W is equal to Fz represents conformal mapping of a domain D, then Fz is। तो अगर हमारे पास Fz W is equal to Fz कन्फॉर्मल मैपिंग शो करता है इन डोमेन D, तो कन्फॉर्मल मैपिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्या होता है, ये एनालिटिक होना चाहिए। ठीक है, एनालिटिक हो, तो ये एनालिटिक होगा। तो यहाँ पर फिर से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगर ये कन्फॉर्मल मैपिंग है तो ये एनालिटिक इन डोमेन डी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको आज जो मैंने 10 क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कराए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी वीडियो। ठीक है, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे हमारे सारे वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे मिलता रहे। ठीक है, अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जब ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर मैं सारी वीडियोज़ का लिंक वहाँ पर डेली पोस्ट करता हूँ। ठीक है, तो बाय चांस अगर आपका यूट्यूब से नोटिफिकेशन मिस हो जाता है तो टेलीग्राम पे जाकर के आप हमारे वीडियोज़ को वहाँ पे डायरेक्टली जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही अति आवश्यक है आप सभी लोगों के लिए। तो इसी श्रृंखला में हम नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे और जिसमें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।